नमस्कार दोस्तों। अब ब्राइट डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारा फिजिक्स रिवीजन में 4 पार्ट हो चुके हैं, तो आज हम शुरू करते हैं अपना 5th पार्ट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो आज का जो टॉपिक रहेगा दोस्तों हमारा वो रहेगा स्थिर विद्युत, यानी कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, क्या रहेगा? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें होता क्या है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, स्थिर विद्युत क्या होती है? तो वस्तु को रगड़ने से उत्पन्न जो विद्युत होती है उसको हम क्या बोलेंगे? स्थिर विद्युत। ठीक है, वस्तु को रगड़ने से जो होती है। उसके बाद हमारे पास आता है आवेश। क्या आता है दोस्तों? आवेश आता है। तो आवेश हमारे पास दो प्रकार का होता है, एक तो होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव, यानी कि धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। आवेश कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, एक धनात्मक होता है, एक ऋणात्मक होता है। ठीक है, अच्छा, जो ये नाम है, जैसे ये किसने दिया था? फ्रैंकलिन ने। किसने दिया था? ये फ्रैंकलिन ने दिया था। किसने दिया दोस्तों ये नाम? फ्रैंकलिन ने दिया था। क्लियर? उसके बाद आगे चलिए, आगे आता है हमारे पास चालक, यानी कि कंडक्टर। ठीक है, क्या आता है? कंडक्टर। अच्छा, कंडक्टर होता है क्या? जिसमें से आवेश प्रवाहित हो सके, जिसमें से आवेश प्रवाहित हो सके उसको हम क्या बोलेंगे? चालक, कंडक्टर। ठीक है, तो सबसे अच्छी हमारे पास कौन सी धातु है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके, आवेश प्रवाहित हो सके? तो वो सबसे पहले नंबर पे आता है दोस्तों चांदी का। ठीक है, क्या नाम आएगा? चांदी आएगा सबसे पहले। इसका साइन होता है, सिंबल होता है इसका Ag। ठीक है, तो सबसे ज्यादा विद्युत सुचालकता वाली जो धातु है, यानी कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कौन है? चांदी। ठीक है, सेकंड आता है तांबा, कॉपर। सेकंड क्या रहेगा? कॉपर। और थर्ड क्या रहेगा दोस्तों हमारे पास? एल्यूमिनियम। ठीक है, यहां तक आया समझ में? उसके बाद आगे चलिए, उसके बाद आता है हमारे पास विभवांतर। क्या आएगा? विभवांतर। ठीक है, वोल्टेज। तो विभवांतर का मात्रक, वोल्टेज का मात्रक क्या होगा? वोल्ट होगा। क्या होगा? वोल्ट। और इसको डिनोट करते हैं हम V के साथ। ठीक है, और ये विभवांतर जो है, वोल्टेज है, वो एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। कैसी राशि है दोस्तों? ये एक अदिश राशि है। वोल्टेज को आप किस में मापते हो? वोल्ट मीटर में। कैसे मापते हो? वोल्ट मीटर में मापोगे। किस में मापोगे? वोल्ट मीटर में। ठीक है, उसके बाद चलिए आगे, उसके बाद आता है विद्युत सेल। क्या आएगा? विद्युत सेल। तो विद्युत सेल होता है दोस्तों दो प्रकार का। कितने प्रकार का होता है विद्युत सेल? दो प्रकार का होता है। एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी, यानी कि प्राथमिक होता है और ये द्वितीयक होता है। कौन कौन से होंगे? प्राथमिक और द्वितीयक। अब जो प्राथमिक होते हैं दोस्तों वो क्या होंगे? इनका केवल एक बार प्रयोग कर सकते हो आप। ठीक है, क्या कंडीशन है? केवल एक बार ही प्रयोग कर सकते हो आप इनका। और सेकेंडरी वाले क्या रहेंगे? इनका आप बार बार प्रयोग कर सकते हो। क्या कर सकते हो दोस्तों? बार बार प्रयोग करोगे तो सेकेंडरी है, और अगर एक बार प्रयोग करोगे तो प्राइमरी होंगे। ठीक है, इनके एग्जाम्पल देख लीजिए आगे। तो यहां पर जो प्राथमिक रहेंगे, वोल्टीय सेल, लैक्लांशियस सेल, शुष्क सेल। ठीक है, कौन कौन से होंगे दोस्तों? ये वोल्टीय सेल, लैक्लांशियस सेल और शुष्क सेल। ये कैसे होंगे? प्राइमरी होंगे। कैसे होंगे? प्राइमरी। उसके बाद अगर हम द्वितीयक की बात करें तो रासायनिक। ठीक है, जैसे कि विद्युत वाले। ठीक है, विद्युत को देखो क्या करते हैं, ये विद्युत को रसायन, फिर रसायन को विद्युत में, यानी कि आप इनका रीयूज कर सकते हो। ठीक है, आगे चलिए। उसके बाद अब आते हैं हमारे पास, जैसे कि वोल्टीय सेल है। क्या होता है? वोल्टीय सेल। तो वोल्टीय सेल किसके द्वारा बनाया गया था? तो उनका नाम क्या रहेगा? एलिजांड्रो वोल्टा। ठीक है, वोल्टा के नाम से ही है ये। क्या है इसमें? एलिजांड्रो वोल्टा। क्लियर? अब चक्कर क्या होता है देखिए इसमें, जैसे कि आपके पास एक बैटरी ऐसे होती है। ठीक है, अब इसके जो ये होते हैं ना दोस्तों, यहां पर आवेश होते हैं जो, ठीक है, इसमें एक बना होता है जिंक, जस्ता। ठीक है, और दूसरा बना होता है कॉपर का। किसका बना होगा? कॉपर, यानी कि तांबा और जस्ता, इसके बने होते हैं ये। अब बीच में एक सॉल्यूशन होता है यहां पर, वो सॉल्यूशन होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा होगा? सल्फ्यूरिक अम्ल होगा। क्लियर? H2SO4 होता है। ठीक है, और इसको आप क्या बोलते हो दोस्तों? अम्लों का राजा, किंग ऑफ एसिड बोलते हो। क्लियर? आगे आता है लैक्लांशियर सेल। कौन सा आएगा? लैक्लांशियर सेल। अब इसमें एक तो जिंक होता है,
जो दूसरा होता है वो क्या होगा, कार्बन होगा। क्या होगा दोस्तों, कार्बन होगा। एक जिंक, दूसरा कार्बन। उसमें क्या था, उसमें हमारे पास कॉपर, ठीक है, इसमें क्या हमारे पास कार्बन, क्या होगा, कार्बन होगा। क्लियर है यहां तक। उसके बाद उसमें सॉल्यूशन था जो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल था, इसमें क्या रहेगा, अमोनियम क्लोराइड। क्या रहेगा, अमोनियम क्लोराइड। अगर आपको पूछे कि लैक्लांसियस सेल के अंदर सॉल्यूशन कौन सा होता है ये, तो क्या कहोगे दोस्तों आप, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है। उसके बाद जो लैक्लांसियस सेल होता है वो कौन सा होता है, विद्युत घंटी के अंदर प्रयोग होता है, टेलीफोन के अंदर प्रयोग होता है। ठीक है, लैक्लांसियस सेल कहां पर प्रयोग होगा, विद्युत घंटी के अंदर और टेलीफोन में प्रयोग होता है। क्लियर। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे आता है हमारे पास विद्युत धारा। क्या आएगा, विद्युत धारा। ठीक है, तो विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिसिटी होती है नॉर्मल। तो विद्युत धारा, तो सबसे पहले देखिए आप धारा क्या होती है। ठीक है, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा बोलती है। यानी कि जो हमारा करंट होता है ना, वो जब क्रॉस करता है, पास करता है, प्रवाह करता है, ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, विद्युत धारा। क्या बोलेंगे दोस्तों, विद्युत धारा बोलेंगे। आगे ये हमेशा जो विद्युत धारा होती है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है आपको, ठीक है, कि जो ये विद्युत धारा होती है ये कैसे चलती है। तो ये दोस्तों हमेशा जाएगी नेगेटिव टू पॉजिटिव, हमेशा ये ऋणात्मक से धनात्मक की ओर चलती है, नेगेटिव से हमेशा पॉजिटिव की तरफ चलती है। और जो विद्युत धारा होती है, इसका जो यूनिट होगा, इसका जो मात्रक होगा, वो होता है एम्पियर। क्या होगा दोस्तों, ये एम्पियर होता है। और विद्युत धारा आपकी एक कैसी राशि रहेगी, अदिश राशि, यानी कि स्केलर क्वांटिटी रहेगी। क्लियर। चलिए आगे, अब एक आता है हमारे पास प्रतिरोध। क्या आएगा, प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। ठीक है, क्या रहेगा, रेजिस्टेंस रहेगा, प्रतिरोध। प्रतिरोध यानी कि रोकना किसी चीज को, विद्युत का प्रतिरोध करता है। ये किसको रोकेगा, विद्युत का प्रतिरोध करेगा। अच्छा, इसका ये यूनिट है ना, जो ये पेपर में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। ठीक है, तो प्रतिरोध का मात्रक क्या है, ओम। क्या होगा इसका मात्रक, ओम होगा। क्या होगा इसका मात्रक, ओम होगा। क्लियर। और इसका जो सिंबल होता है ओम का, वो ऐसे होता है। ठीक है, तो ओम का नियम देखिए आप, ओम का नियम, ओम का नियम डायरेक्ट आता है पेपर में। ओम का नियम क्या बोलता है, तो ओम के नियम के अकॉर्डिंग V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा दोस्तों, I के बराबर होता है। अगर आप इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हो, ठीक है, तो एक कांस्टेंट आता है R। ठीक है, जिसको बोलते हैं क्या, रेजिस्टेंस कांस्टेंट, प्रतिरोध का एक कांस्टेंट है ये। ठीक है, नियतांक है। तो V इज इक्वल टू आई आर, ये वैल्यू इक्वेशन ये आपको याद रखनी पड़ेगी। क्या है ये, V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, जहां पर I क्या होगी, विद्युत धारा। I क्या होगी दोस्तों, यहां पर विद्युत धारा। V क्या है, वोल्टेज विभवांतर है। और R क्या है, यहां पर प्रतिरोध। R क्या रहेगा, प्रतिरोध रहेगा। R क्या रहेगा, प्रतिरोध। ठीक है, ओम का नियम बहुत जरूरी है, आपको पता होना चाहिए। यहां से भी क्वेश्चन आता है दोस्तों हमारे पास। ठीक है, यहां से ध्यान से देखिए, प्रतिरोधों का संयोजन, कि आप इन प्रतिरोधों को कैसे लगाओगे। हमारे पास दो होते हैं, एक तो होता है श्रेणी क्रम, दूसरा होता है समांतर, यानी कि पैरेलल। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, सीरीज में। ठीक है, तो दो प्रकार से होता है इनका संयोजन। कैसे होगा, श्रेणी क्रम में क्या होता है, मान के चलो अगर आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, तो जितने भी प्रतिरोध लगे हैं, प्रतिरोध कुछ इस प्रकार से होते हैं। ठीक है, एक ऐसे ये लगा। ठीक है, मान के चलिए ये 6 ओम है, ये 4 ओम है, और ये 3 ओम का है। ठीक है, तो अगर आपको पूछे कि श्रेणी क्रम में लगे हैं, प्रतिरोध 3 है और उनकी वैल्यू इतनी है, तो आप टोटल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, सिंपल जोड़ देनी है। ये 6, 4, 10 और 3, 13, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 13 आ जाएगा। क्या आएगा दोस्तों, 13 ओम आ जाएगा कुल प्रतिरोध। क्लियर। उसके बाद दूसरा आता है हमारे पास समांतर क्रम में, पैरेलल में। इसमें क्या होगा, इसमें अगर आपको कुल प्रतिरोध निकालना है, तो ये 1/R करके निकलेगा, ये डायरेक्ट आ जाता है ये वाली चीज। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, पहला प्रतिरोध 1/R करके, फिर 1/R2, 1/R3, जितने भी होंगे वो इस प्रकार से लिखोगे आप। जो लास्ट में आएगा इसको आप पलट दोगे तो आपके पास R की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर। तो इस प्रकार से आपका कुल रेजिस्टेंस, कुल प्रतिरोध हो जाएगा। अब देखिए आगे क्या होता है, ये चीज पूछी जाती है
कि जो आपका एमीटर होता है, क्या होता है, एमीटर होता है जो, ये किस क्रम में लगाया जाता है, एमीटर किस क्रम में लगाया जाएगा, तो ये आपका रहेगा दोस्तों श्रेणी क्रम में। किस में रहेगा, ये श्रेणी क्रम में रहेगा। क्लियर। और वोल्ट मीटर किस में रहेगा फिर आपका, ये समांतर क्रम में रहेगा। वोल्ट मीटर किस में रहेगा दोस्तों, समांतर क्रम में, यानी कि पैरेलल रखते हैं आपका वोल्ट मीटर। क्लियर। उसके बाद जो एमीटर होता है, क्या होता है, एमीटर जो होता है इसका जो प्रतिरोध होगा वो 0 होता है। एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, 0। कितना होगा दोस्तों एमीटर का प्रतिरोध। यहां से क्वेश्चन आता है कि एमीटर कैसे लगाया जाता है, तो सीरीज में यानी कि श्रेणी क्रम में। इसका प्रतिरोध क्या होगा, तो 0 होता है। वोल्ट मीटर कैसे लगाएंगे, समांतर क्रम में, और इसका प्रतिरोध कैसा होता है, अनंत होता है। ठीक है, इन्फिनिटी। कितना होगा, इन्फिनिटी होता है। ठीक है। तो घरों में फ्यूज लगते हैं, क्या होते हैं, फ्यूज लगते हैं। तो जो फ्यूज होते हैं दोस्तों हमारे, उसमें कौन कौन सा मटेरियल यूज होता है, तो एक तो टीन, दूसरा शीशा। ठीक है, टीन और शीशा। टीन होता है SN, टीन क्या होगा दोस्तों, SN प्लस शीशा होता है PB। शीशा क्या होगा, PB। इन दोनों से क्या बनता है, आपका फ्यूज बनेगा। जो टीन होता है दोस्तों, ये तो रहेगा आपका 63% और शीशा रहेगा आपका 37%। दोनों को जोड़ के आपका 100% हो जाएगा। क्लियर। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये भी जरूरी है कि जो फ्यूज होता है ये कौन से क्रम में लगाया जाता है, फ्यूज कौन से क्रम में लगाया जाता है, तो ये रहेगा आपका श्रेणी क्रम में, सीरीज में लगाएंगे। ठीक है, फ्यूज कौन से क्रम में लगाएंगे, सीरीज में लगाएंगे। उसके बाद आगे हमारे पास एक मीटर आता है गैल्वेनोमीटर। कौन सा मीटर आएगा, गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास गैल्वेनोमीटर होता है, विद्युत धारा को बताने वाला यंत्र होता है। ये गैल्वेनोमीटर क्या होता है दोस्तों, विद्युत धारा को बताने वाला यंत्र होता है। ठीक है। उसके बाद ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, ये तो सुना होगा आपने, ट्रांसफॉर्मर। तो ये क्या करता है, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, हाई को लो में कन्वर्ट करता है। ठीक है, उच्च एसी को, एसी क्या होता है, अल्टरनेटिव करंट होता है। ठीक है, डीसी होता है, डायरेक्ट करंट होता है। ठीक है, जो घरों में होता है वो कौन सा होता है, एसी होता है। जो इन्वर्टर वाला होता है, जो इन्वर्टर के अंदर स्टोर होता है वो कौन सा होगा, डीसी। कौन सा होगा, डीसी होगा। समझ आया यहां तक। आगे पूछा गया डायनमो। ठीक है, डायनमो यानी कि जनरेटर, जनरेटर जो होता है। ठीक है, तो डायनमो क्या होगा दोस्तों हमारे पास, डायनमो हमने पढ़ा भी था जब ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ा था। ठीक है, तो उसमें क्या है, जब आप जनरेटर को घुमाते हो तभी तो वो इलेक्ट्रिसिटी देता है आपको, यानी कि घुमाना क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, इसको चेंज करेगा वो विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है ये डायनमो। क्लियर। उसके बाद आगे चलिए, उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक परमाणु भौतिकी। क्या रहेगा, परमाणु भौतिकी रहता है। क्लियर। इसमें क्या रहेगा, सबसे पहले परमाणु की बात करते हैं। परमाणु क्या होता है दोस्तों, एटम होता है। क्या होता है, एक एटम होता है। ठीक है, ये क्या होता है, परम अणु, यानी कि सबसे छोटा कण होता है, सूक्ष्मतम कण होगा, इसके और टुकड़े नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा देखिए कंडीशनें क्या है इसकी, रासायनिक क्रिया में भाग ले सकते हैं, रासायनिक क्रिया में क्या कर सकते हैं, ये भाग ले सकते हैं, स्वतंत्र नहीं रह सकते, अलग नहीं रह सकते मतलब। ठीक है, स्वतंत्र नहीं रह सकते परंतु क्रिया में भाग ले सकते हैं। क्लियर। आगे चलिए, आप देखिए किस प्रकार से होता है। हमारे पास जैसे ये स्ट्रक्चर बना है ना, जो यहाँ पे ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये क्या आपके एक एटम है, परमाणु है ये। क्लियर। क्या ये एक परमाणु, अब ये परमाणु है दोस्तों, जो परमाणु का ये रहा केंद्र, ये क्या यहाँ पर केंद्र रहा, न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं इसको, न्यूक्लियस बोलते हैं। तो परमाणु के केंद्र में क्या चीज होती है, यहां पर लिखा है देखो, केंद्र नाभिक, न्यूक्लियस। तो इसमें होता है आपका प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन। ठीक है, क्या होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये नाभिक में रहते हैं परमाणु के, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करेंगे, चारों तरफ चक्कर लगाएंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आया आपके, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाते हैं और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये नाभिक में रहेंगे। क्लियर। अब चक्कर क्या है देखो यहां पे, और प्रोटॉन है जो ये बराबर होते हैं इलेक्ट्रॉन के। ठीक है, प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है, प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। ठीक है,
इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। और जो प्रोटॉन होते हैं इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, कोई भी आवेश नहीं होता, ये न्यूट्रल होते हैं, उदासीन होते हैं। क्लियर? आगे अच्छा, एक चीज और इसमें कि जो हमारे पास ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, ठीक है, तो इनके खोजकर्ता कौन कौन है वो देख लीजिए, ट्रिक से याद करेंगे। एक पेन इज इक्वल टू आरटीसी, ठीक है, पेन आरटीसी का है, ऐसे याद रखो कि एक पेन है वो कौन सी कंपनी का, आरटीसी का। तो पी से प्रोटॉन, ई से इलेक्ट्रॉन और एन से न्यूट्रॉन, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। अब आर से रदरफोर्ड, आर से क्या रहेगा, रदरफोर्ड, ठीक है। टी से थॉमसन, टी से क्या रहेगा, थॉमसन, और सी से क्या रहेगा दोस्तों, चैडविक रहेगा, सी से चैडविक। तो आपने अभी क्या देखा कि आपके पास प्रोटॉन यहां पर सबसे पहले नंबर पे यहां पर आ रहा है, तो यानी कि प्रोटॉन रदरफोर्ड, प्रोटॉन की खोज किसने की, रदरफोर्ड ने। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन की कौन करेगा, अब थॉमसन, और न्यूट्रॉन की कौन करेगा, चैडविक करेगा। तो आपको कैसे याद रखना है कि पेन बराबर आरटीसी। क्लियर? प्रोटॉन रदरफोर्ड, इलेक्ट्रॉन थॉमसन, न्यूट्रॉन चैडविक। क्लियर होगा अब तो यहां से। उसके बाद आगे चलिए, आगे आते हैं आपके पास रेडियो सक्रियता। क्या रहेगा आपके, रेडियो सक्रियता, ठीक है। तो रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी, तो हेनरी बैकरल ने, ठीक है, हेनरी बैकरल और मैडम क्यूरी ने, ठीक है। रेडियो सक्रियता में किसका नाम आता है, हेनरी बैकरल और मैडम क्यूरी, ठीक है। हेनरी बैकरल और मैडम क्यूरी का नाम आता है किसमें, रेडियो सक्रियता में। उसके बाद रेडियम आता है, रेडियम, रेडियम की खोज रॉबर्ट पियरी और क्यूरी ने, मैडम क्यूरी और रॉबर्ट पियरी ने, ठीक है जी। तो ये रेडियम है और वो रेडियो सक्रियता है। उसके बाद आगे चलते हैं, वेधन क्षमता। हमने पढ़ा था विद्युत चुंबकीय में कि सबसे ज्यादा जो वेधन क्षमता होती है वो किसकी होती है, गामा रेज की, ठीक है। सबसे ज्यादा विद्युत, सबसे ज्यादा किसकी होती है वेधन क्षमता, गामा रेज यानी गामा किरणों की होती है। और खोज किसने की थी, बैकरल ने, गामा किरणों खोज किसने की थी, बैकरल ने, ठीक है। तो रेडियो सक्रियता की माप ये पूछी जाती है, रेडियो सक्रियता की माप जीएम काउंटर, ठीक, क्या होती है, जीएम काउंटर होती है। क्या होती है दोस्तों, जीएम काउंटर होती है। उसके बाद पौधों की आयु का पता लगाने के लिए क्या होता है, पौधों की आयु का पता लगाने के लिए कार्बन 14 होता है। क्या होगा, कार्बन 14 होता है। क्या होगा, कार्बन 14, ठीक है। उसके बाद ये डायरेक्ट पूछा जाएगा, E इज इक्वल टू किसके होता है, तो E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर के, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। और ये जो इक्वेशन दी थी ये आइंस्टीन ने दी थी। किसने दी थी दोस्तों, ये आइंस्टीन ने दी थी, ठीक है। किसने दी थी, ये आइंस्टीन ने इक्वेशन दी थी, कौन सी, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। पूछेगा ये इक्वेशन किसके द्वारा दी गई है, तो आइंस्टीन के द्वारा। अगर पूछे E इज इक्वल टू क्या होता है, तो एम सी स्क्वेयर के बराबर होता है, ठीक है। चलिए आगे, अब आते हैं आपके पास नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन, ठीक है। क्या रहेगा, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। तो इसमें क्या रहता है, विखंडन का मतलब होता है टूटना और संलयन का मतलब होता है जुड़ना, ठीक है। नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन, विखंडन होता है टूटना और संलयन होता है जुड़ना, ठीक है। यानी कि न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन। क्लियर, क्या कह रहे हैं इंग्लिश में, ये न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन होते हैं, ठीक है। तो जो नाभिकीय विखंडन है इसमें सबसे पहले जो हुआ था वो, उसके अंदर ईंधन क्या है, U-235, यूरेनियम 235 पर, ठीक है। तो जो नाभिकीय विखंडन है इसके अंदर ईंधन क्या है दोस्तों, यूरेनियम 235 है। क्लियर। अब देखिए आगे, सबसे पहले परमाणु बम बनाया गया, ठीक है, एटॉमिक बम। क्या बनाया गया, परमाणु बम बनाया गया। उसके अंदर किस किस चीज का प्रयोग हुआ, तो एक तो हुआ यूरेनियम 235 का, यूरेनियम 235, प्लूटोनियम 239 का, प्लूटोनियम 239 का। ये ईंधन आपको याद रखने पड़ेंगे, यूरेनियम और प्लूटोनियम। यूरेनियम 235 है, प्लूटोनियम
239 है। यह होगा परमाणु बम के अंदर। और जो परमाणु बम होता है ये नाभिकीय विखंडन के ऊपर काम करता है। किस पर काम करेगा? नाभिकीय विखंडन यानी कि टूटने के ऊपर काम करेगा। ठीक है, दूसरे विश्व युद्ध में प्रयोग हुआ था, दूसरे विश्व युद्ध में प्रयोग हुआ था। क्लियर? कहां पर हुआ था ये? जापान में। अमेरिका ने किया था जापान के ऊपर युद्ध को शांत करने के लिए। दो हुए थे, एक तो हुआ 6 अगस्त को, एक हुआ 9 अगस्त को। ठीक है, एक तो कब हुआ? 6 अगस्त 1945 को, और फिर हुआ 9 अगस्त 1945 को। आप सभी जानते हो कि जो दूसरा विश्व युद्ध था वो 1939 में शुरू हुआ था और 1945 में खत्म हुआ था। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले जो 6 अगस्त को हुआ वो हिरोशिमा के ऊपर किया था। किसके ऊपर किया था? हिरोशिमा के ऊपर। और 9 अगस्त वाला नागासाकी के ऊपर। पहले छोटा फिर बड़ा। कैसे याद रखोगे? इनके नाम है, एक का नाम है लिटिल बॉय और दूसरे का है फैटमैन। तो पहले छोटा यानी कि लिटिल बॉय, ठीक है, और फिर 9 अगस्त को दूसरा फैटमैन। ठीक है, पहले लिटिल बॉय भेजा फिर फैटमैन। इस प्रकार से आप याद रख लोगे। पहला 6 अगस्त को, दूसरा 9 अगस्त को। पहले वाले को हिरोशिमा के ऊपर, दूसरे वाले को नागासाकी भी। ठीक है, उसके बाद आगे परमाणु भट्टी आती है। क्या आती है? परमाणु भट्टी, न्यूक्लियर रिएक्टर। क्या आएगा? न्यूक्लियर रिएक्टर आता है। ठीक है, तो न्यूक्लियर रिएक्टर किसके द्वारा? फर्मी के द्वारा। ठीक, किसके द्वारा? फर्मी के द्वारा। इसके अंदर भी दोस्तों ईंधन के रूप में क्या था? यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239। ठीक है, यूरेनियम 235, प्लूटोनियम 239। ठीक है, अब इसमें मंदक के रूप में, मंदक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? भारी जल और ग्रेफाइट का। भारी जल और ग्रेफाइट के इसमें यूज करते हैं। भारी जल क्या होता है? D2O। भारी जल क्या होता है? D2O। ठीक है, और ये इसकी जो खोज हुई थी वो यूरे ने की थी। किसने की थी? यूरे ने। ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोलते हैं इसको। क्या बोलेंगे? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। क्लियर? उसके बाद आगे चलिए, इसमें एक होती है नियंत्रक छड़ होती है। ठीक है, कंट्रोलर स्टिक होती है एक। तो नियंत्रक छड़ किसकी बनी होती है? यह क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में छड़ किसकी बनी होती है? तो यह बनी होगी दोस्तों कैडमियम और बोरोन की। कैडमियम और बोरोन की बनी होती है। किसकी बनेगी? ये कैडमियम और बोरोन की बनी होती है। किसकी बनेगी? कैडमियम और बोरोन की। क्लियर? आगे देखिए, अब नाभिकीय संलयन यानी कि जुड़ना। ठीक है, तो ये जो हाइड्रोजन बम होता है ना, ये संलयन पर काम करता है। नाभिकीय संलयन के ऊपर काम करता है। कौन सा? हाइड्रोजन बम। परमाणु बम काम करता है विखंडन के ऊपर। ये याद रखना है आपको। ठीक है, जो सूर्य और तारे हैं उनके अंदर जो ऊर्जा का स्रोत है वो भी क्या है दोस्तों? नाभिकीय संलयन होता है। क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है। ठीक है, उसमें है क्या चीज? आप सभी जानते हो कि सूर्य के ऊपर हाइड्रोजन है। सूर्य के ऊपर हाइड्रोजन और हीलियम है। ठीक है, तो 4 हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाते हैं? एक हीलियम बनाते हैं। ये प्रोसेस होती है जुड़ने वाली। तो इसको ही कहा गया कि जो सूर्य होते हैं उसमें ऊर्जा स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। ठीक है, 4 हाइड्रोजन एक हीलियम बनाते हैं। क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट? उसके बाद आगे कुछ हमारे पास उपकरण है। ठीक है, यानी कि मापने के लिए मीटर है कुछ, तो वो देखते हैं। सबसे पहले आता है अल्टीमीटर। सबसे पहले क्या आएगा? अल्टीमीटर। यहां से क्वेश्चन बनेगा दोस्तों खोज से और मीटर से। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िए इसको। अल्टीमीटर विमान की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए होता है। ठीक है, विमान की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कौन सा मीटर होता है? अल्टीमीटर। उसके बाद आता है एमीटर। ठीक है, अभी श्रेणी क्रम में लगाया था ये, है ना, अभी पढ़ा हमने, तो श्रेणी क्रम में लगाया था। और इसका जो प्रतिरोध होता है वो 0 होता है। तो एमीटर विद्युत धारा को मापने में होता है। किसमें? विद्युत धारा को मापने में होता है। फिर आता है अनीमोमीटर। क्या आएगा? अनीमोमीटर। ये हवा की गति को मापने के लिए होता है। हवा की गति चेक करने के लिए होता है। ठीक है, तो हवा की गति के लिए क्या होता है? अनीमोमीटर। बैरोमीटर तो आप सभी जानते होंगे, वायुमंडलीय दाब। ठीक है, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? बैरोमीटर का। उसके बाद आगे बाइनोक्यूलर। बाइनोक्यूलर दूर की वस्तुएं देखने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? बाइनोक्यूलर का। क्लियर? फैदोमीटर। फैदोमीटर होता है समुद्र की गहराई नापने में।
ठीक है। समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? फेदोमीटर का, ठीक है। उसके बाद गैल्वेनोमीटर, अभी पढ़ा ये भी। विद्युत धारा की दिशा मात्रा का पता लगाने के लिए, विद्युत धारा की दिशा का पता लगाने के लिए, और वैसे जो दिशा होती है वो हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। क्लियर है इतनी सी बात ये। उसके बाद आगे आता है हाइड्रोमीटर। क्या रहेगा? हाइड्रोमीटर। दो है दोस्तों, देखो, एक है हाइड्रो और एक है हाइग्रो। हाइड्रो होता है घनत्व ज्ञात करने में, घनत्व यानी कि क्या? डेंसिटी, ठीक है जी। अब देखो हाइड्रो में भी डी आता है और डेंसिटी में भी डी आता है, यानी कि डेंसिटी को हाइड्रोमीटर। अब जो दूसरा बचेगा आर्द्रता वाला, नमी वाला, ह्यूमिडिटी, तो वो किस में आएगा? हाइग्रोमीटर में। और हाइग्रो वैसे भी पानी से संबंधित होता है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए इसको। हाइड्रोमीटर घनत्व ज्ञात करने में और हाइग्रोमीटर आर्द्रता, नमी, ह्यूमिडिटी मापने में होता है। क्लियर? पायरोमीटर, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पायरोमीटर में क्या होता है? ये उच्च तापमान के लिए होता है। किसके लिए? उच्च तापमान के लिए, ठीक है। दूर स्थित वस्तुओं का ताप ज्ञात करने के लिए, और तापमान भी कौन सा? हाई टेम्परेचर मापने के लिए पायरोमीटर होता है। उसके बाद आगे सिस्मोग्राफ। क्या आता है? सिस्मोग्राफ, ये भी काफी जरूरी है। तो सिस्मोग्राफ क्या होता है? भूकंप का ये पता लगाने के लिए होता है। भूकंप का पता लगाने के लिए क्या होता है? सिस्मोग्राफ होता है। क्या होगा दोस्तों? सिस्मोग्राफ होगा। क्लियर? उसके बाद आता है स्पीडोमीटर। क्या होगा? स्पीडोमीटर। तो स्पीड के लिए होते हैं, स्पीड चेक करने के लिए। जो कार, ट्रक, बस ये होते हैं वाहन, उनके अंदर जो स्पीड चेक करने के लिए होते हैं उसको बोलते हैं स्पीडोमीटर, ठीक है। टैकोमीटर क्या होता है? टैकोमीटर भी स्पीड चेक करने के लिए होता है, परंतु किसकी? वायुयान की, ठीक है। वायुयान की गति चेक करनी है तो टैकोमीटर, और अगर कार, ट्रक, बस की करनी है तो स्पीडोमीटर। क्लियर? उसके बाद आते हैं आपके पास टेलीस्कोप, ठीक है। क्या आएगा? टेलीस्कोप। तो दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखने के लिए किसका प्रयोग करोगे? टेलीस्कोप का। किसका करोगे? टेलीस्कोप का। क्लियर? चलिए आगे महत्वपूर्ण खोज देख लेते हैं अब। तो सबसे पहले परमाणु की खोज किसने की? डाल्टन ने, ठीक है। परमाणु की खोज किसने की थी? डाल्टन ने। परमाणु की खोज किसने की? डाल्टन ने। परमाणु संरचना, परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर किसने? नील बोहर और रदरफोर्ड, ठीक है। नील बोहर और रदरफोर्ड। परमाणु की संरचना नील बोहर और रदरफोर्ड। परमाणु डाल्टन ने, ठीक है। रेडियो एक्टिवता यानी रेडियो सक्रियता, तो वो हेनरी बैकुरल और मैडम क्यूरी था। रेडियम में मैडम क्यूरी और रॉबर्ट पेरे। अवर्त सारणी के जो फादर माने जाते हैं वो मेडलिफ माने जाते हैं, ठीक है। परंतु आधुनिक अवर्त सारणी वो मोसले के द्वारा है, ठीक है। किसके द्वारा? मोसले के द्वारा 1913 में। क्लियर? आगे तैरने का नियम, फ्लोटिंग लॉ, किसने दिया था? आर्किमिडीज ने। किसने दिया? आर्किमिडीज ने। नाभिकीय रिएक्टर फर्मी के द्वारा। नाभिकीय रिएक्टर फर्मी के द्वारा, ठीक है। उसके बाद यूनिट है मात्रक। तो सबसे पहले लंबाई का क्या होता है? मीटर। लंबाई का मीटर। द्रव्यमान मास का किलोग्राम होता है। समय को सेकंड में मापते हैं। कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या होगा? जूल। कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या रहेगा? जूल। विद्युत धारा एम्पियर में। विद्युत धारा को किस में मापते हो? एम्पियर में। बल न्यूटन। बल न्यूटन। आवृत्ति हर्ट्ज। आवृत्ति फ्रीक्वेंसी होती है किसमें? हर्ट्ज में। क्लियर? दाब पास्कल। दाब पास्कल। पास्कल क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है आपका पास्कल, ठीक है। शक्ति का वाट। शक्ति का क्या होता है? वाट। और एक अश्व शक्ति क्या होती है? 746 वोट के बराबर होती है। एक अश्व शक्ति किसके बराबर होगी? 746 वोट के बराबर होती है। फिर आता है सरफेस टेंशन, पृष्ठीय तनाव, तो न्यूटन पर मीटर। क्या रहेगा? न्यूटन पर मीटर रहेगा। उसके बाद आता है विद्युत आवेश। विद्युत आवेश, आवेश का क्या रहेगा? कूलाम। क्या रहेगा? कूलाम, ठीक है। फिर आता है विभवांतर यानी कि वोल्ट। विभवांतर वोल्ट। उसके बाद प्रतिरोध, तो प्रतिरोध का क्या रहेगा? ओम। प्रतिरोध को किसमें मापते हो? ओम में। तरंग धार्य वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में, ठीक है। किसमें? एंगस्ट्रॉम में। किसमें मापोगे? एंगस्ट्रॉम में, ठीक है। आगे चलिए।
कुछ उपकरण है, उनके आविष्कारक है। तो कौन कौन है? सबसे पहले बैरोमीटर, वायुदाब वाला, तो ये किसके द्वारा? टोरसेली के द्वारा। बैरोमीटर किसके द्वारा? टोरसेली। उसके बाद विद्युत बैटरी, विद्युत बैटरी का आविष्कार किसने किया? वोल्टा ने। विद्युत बैटरी का आविष्कार किसने किया? वोल्टा ने। कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? चार्ल्स बेबेज ने किया था। डीजल इंजन, रुडोल्फ डीजल ने। डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था? रुडोल्फ डीजल ने। डायनमो, डायनमो का किसने किया? माइकल फैराडे ने। डायनमो का किसने किया था? माइकल फैराडे ने। ठीक है। डायनामाइट, ध्यान रखिए डायनामाइट का। डायनामाइट अल्फ्रेड नोबल ने। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबल ने। स्टीम इंजन, भाप इंजन, ठीक है, तो ये जेम्स वॉट ने। स्टीम इंजन यानी कि भाप इंजन है जो, वो जेम्स वॉट के द्वारा। टेलीफोन ग्राहम बेल के द्वारा। टेलीविजन जेएल बेड के द्वारा। टेलीविजन जेएल बेड के द्वारा। पेंसिलिन, तो ये फ्लेमिंग के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट भी है क्वेश्चन, ठीक है। पेंसिलिन की खोज किसके द्वारा? फ्लेमिंग के द्वारा। पेंसिलिन, फ्लेमिंग। क्लियर? आगे प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस गुटेनबर्ग, ठीक है। और जो प्रिंटिंग प्रेस है ये पुर्तगाल की देन है, ठीक है। जो पुर्तगाली आए थे उन्होंने लगाई थी प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है। तो पुर्तगाल, गुटेनबर्ग। रिवॉल्वर, रिवॉल्वर का आविष्कार सैमुअल कोल्ट ने। किसने किया? सैमुअल कोल्ट ने। सौरमंडल कोपरनिक्स, सौरमंडल कोपरनिक्स। और ग्रहों की खोज किसने की थी? केपलर ने। देखो सौरमंडल बड़ा है तो इसका नाम भी बड़ा है कोपरनिक्स। ग्रह छोटे हैं तो केपलर, इसका नाम भी छोटा है, केपलर। क्लियर? आगे देखिए प्रोटॉन, रदरफोर्ड या फिर गोल्डस्टीन, ठीक है। रदरफोर्ड या फिर गोल्डस्टीन। अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, कितना होगा? प्लस में है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। 1.6 गुणा 10 की पावर -19, ये -19 ही रहेगा यहां पर, बस साइन चेंज हो जाएंगे इनके। यहां पर प्लस है, यहां पर माइनस है। देखो न्यूट्रॉन चैडविक ने, परंतु यहां पर जो इसके ऊपर देखो आवेश है वो न्यूट्रॉन 0 है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन, इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन। और इसके ऊपर माइनस में रहेगा कितना? 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम ही रहेगा। क्लियर है? कुछ और खोज है वो देख लीजिए। पोजिट्रॉन, क्या रहेगा? पोजिट्रॉन, तो ये रहेगा एंडरसन, क्या रहेगा? एंडरसन। न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो का पाउली, ठीक है। न्यूट्रिनो का कौन रहेगा? पाउली। और फिर आता है लास्ट में फोटोन, ठीक है, क्या रहेगा? फोटोन। तो फोटोन की खोज किसने की थी? आइंस्टीन ने। फोटोन की खोज किसने की दोस्तों? आइंस्टीन ने की थी, ठीक है। तो यहां तक आपकी समझ में आया होगा। उम्मीद करते हैं कि आपके लिए ये क्लासेस काफी महत्वपूर्ण रहेंगी, ठीक है। जो भी डाटा बचता है उनको हम वन लाइनर में और एक लास्ट क्लास करेंगे उसमें कवर करेंगे। वैसे आपका जो भी फिजिक्स का डाटा रहता है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।